नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो अभी वर्तमान में जो है केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप इस टॉपिक को ध्यान से समझना कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो भी कंफ्यूजन में चले गए, अब हमारा क्या होगा। इस नई शिक्षा नीति का नाम जैसे ही सरकार ने लिया तो कई सारे विद्यार्थी दुनिया भर के कंफ्यूजन्स के साथ जी रहे हैं, और उसके साथ साथ कई लोग घबरा भी रहे हैं कि अभी हमने जो B.Ed कर रखी है उसका क्या होगा, या हमने जो BSTC कर रखी है उसका क्या होगा, क्या हम नई शिक्षक भर्तियों के अंदर शामिल होंगे या नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के मन में होंगे, और जिससे संबंधित मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेके आया हूं। सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा, इसी शिक्षा नीति से संबंधित आपके रीट के एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाएंगे नई शिक्षा नीति से संबंधित। तो सारे इस पूरी शिक्षा नीति को आप अच्छे से समझने की कोशिश करना, ताकि आपको इससे संबंधित एक सही और सटीक जानकारी मिले। सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोग एक दूसरे को जो है वो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, आधी अधूरी जानकारी के साथ जी रहे हैं। कई बार मैं देखता हूं लोगों के अलग अलग पोस्ट पे कमेंट आते हैं और वो घबरा जाते हैं कि अब तो ये शिक्षक भर्ती, ये रीट भर्ती नई शिक्षा नीति के अंडर चली जाएगी और उसके बाद हम लोग इसमें अयोग्य घोषित हो जाएंगे। तो इन सारी तकलीफों को, इन सारी समस्याओं का जो समाधान है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसलिए आप इस शिक्षा नीति को ध्यान से समझना। इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आप थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना दोस्तों। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये नई शिक्षा नीति क्या है, इसके बारे में अपन बात करना शुरू करते हैं, और सारी बातें मैं आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसके लिए आपके लिए नोट्स भी बना रखे हैं। तो देखना, सबसे पहले तो अपन ने ये बात की कि हाल ही में क्या हुआ, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने एक नई शिक्षा नीति जो है उसको स्वीकृति प्रदान की, जिसको कहा जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 है ना, इसको स्वीकृति दे दी है। और जो है ये सबसे पहले जो पहली शिक्षा नीति है वो कब लगी थी, पहली शिक्षा नीति लगी थी 1986 में। उसके बाद ये दूसरी नई शिक्षा नीति है, और अगर अपन बोले तो 21वीं सदी की यह पहली शिक्षा नीति है। मतलब ये वास्तविकता में तो दूसरी है, क्योंकि पहली जो थी ये 1986 में पहली शिक्षा नीति लागू हुई थी। 1986 यानी ये 20वीं सदी में लागू हुई थी, और ये जो नई शिक्षा नीति है ये 2020 में लागू हो रही है, यानी ये जो है 21वीं सदी के अंदर लागू हो रही है। तो 21वीं सदी की तो पहली है, और अगर आपको पूछे इससे पहले शिक्षा नीति कब लागू हुई थी तो 1986 के अंदर लागू हुई थी, और यह 34 साल पुरानी शिक्षा नीति है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतने बड़े देश में 34 साल तक शिक्षा नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज भी एक अच्छा कदम उठाया गया है, जिसमें बहुत सारी सकारात्मक बातें हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो 34 साल बाद हमारे पास एक नई शिक्षा नीति जो है वो आज आई है। और ये सबसे पहली बात कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है। इस 2020 की शिक्षा नीति का यही उद्देश्य है कि 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल और कॉलेजों की शिक्षा को अधिक समग्र और लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज तथा ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना, और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। तो ये एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य जो है वो यही है कि एक ज्ञान आधारित शिक्षा नीति है, जिसके अंदर लोगों का जो ज्ञान है वो बाहर आए, जो उनके अंदर क्षमताएं निहित है उन सारी क्षमताओं को बाहर लाने के उद्देश्य से जो है इस शिक्षा नीति जो है इसको लेके आया गया है, शिक्षा नीति 2020 को। इस बात का कहने का मतलब क्या है कि अभी तक जो है हमारे यहाँ पे जो विद्यार्थी है, स्कूली विद्यार्थी, वो केवल रटने पे ध्यान देते थे, लेकिन अब जो है शिक्षा नीति में रटने के जो तरीके हैं इसको थोड़ा सा इससे हटकर और इस प्रकार की शिक्षा नीति लाई गई है कि जिससे लोग जो अपना सिलेबस है उसको अच्छे से समझ सके, है ना, अच्छे से समझ सके। लोगों की समझ विकसित करने के लिए शिक्षा नीति लागू की गई है। और किसकी अध्यक्षता में इस शिक्षा नीति की समिति का गठन किया गया था,
तो एक प्रमुख वैज्ञानिक है जो इसरो के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं और पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो है, इनकी अध्यक्षता के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए एक समिति का गठन किया गया था। और ये समिति जो है ये कब गठित की गई थी? दिसंबर 2018 में सरकार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए एक समिति का गठन किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि ये इस समिति के अध्यक्ष कौन है। एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि जो हमारे पास नई शिक्षा नीति के लिए जो समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो एक प्रख्यात वैज्ञानिक थे और इसरो के पूर्व प्रमुख कौन है? पद्म विभूषण के विजेता डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इनका नाम जो है आपको एग्जाम में कई प्रश्नों के माध्यम से भी पूछा जा सकता है। और सरकार के समक्ष यह जो है शिक्षा नीति कब पेश की गई थी? 2019 के अंदर, मई 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद में क्या किया? जनता को राय के लिए इस शिक्षा नीति के लिए सार्वजनिक कर दिया गया। जनता से राय मांगी गई कि आपकी क्या राय है इस शिक्षा नीति से संबंधित। तो ये अपन ने बात की और दिसंबर 2018 जो है तब यह शिक्षा नीति के लिए जो समिति है वो गठित की गई थी। तो यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब इससे संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी। सबसे पहले ही दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें ये है कि इनके मुख्य बिंदु क्या है। पहली बात तो ये है कि भाई सबसे पहले इस बार जो है जीडीपी का 6% जो है वो शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। 6% एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट होता है, कम नहीं है। जीडीपी का 6%, बड़े बड़े विकसित देश जो है वो भी 6% जो है जीडीपी का 6% ही शिक्षा पर खर्च करते हैं। इससे पहले हम लगभग 3% के आसपास खर्च किया करते थे, जो कि बहुत ही कम था शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन अब 6% खर्च किया जाएगा, जिससे जो है अच्छी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है वो ये है कि जो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, इसका नाम अब बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि शिक्षा मंत्रालय रख दिया जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी एक नए स्वायत्त संस्थान का गठन किया जाएगा और उसका नाम रखा गया है राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, NETF का गठन किया जाएगा। ये NETF, इस NETF का गठन किस लिए किया जाएगा? ताकि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, है ना। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए NETF का गठन होगा, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का गठन किया जाएगा और मुख्य रूप से डिजिटल शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। वर्तमान परिस्थितियों को को ध्यान में रखते हुए डिजिटल शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप लोग भी YouTube चैनल के माध्यम से मुझसे डिजिटल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें जो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस हिस्से को थोड़ा सा ध्यान से समझना। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको इसी हिस्से के अंदर है, जिसको मैं आपको ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूं। अच्छा, अध्यापक शिक्षण के अंदर क्या होगा? अध्यापक शिक्षण यानी आप सब लोग जिसने भी बीएड कर रखी है, या जो बीएड जिनकी रनिंग है, या जो इस बार बीएड में एडमिशन ले रहा है, या फिर बीएसटीसी जिन्होंने कर रखी है, या फिर इस बार बीएसटीसी में प्रवेश ले रहे हैं, उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यहां से आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पे देखना, सबसे पहली बात क्या है? 2030 तक सभी शिक्षण कार्यों के लिए जो 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री ही होगी। यानी जो अभी चलता है ना कि अगर आप बीए कर रहे हो तो आप 4 साल में बीए और बीएड दोनों ले लो, बीए प्लस बीएड 4 साल का जो कोर्स रहता है। तो 2030 तक तो ये अभी तक आप अलग से बीएड कर पा रहे हो, लेकिन सरकार जो है 2030 के बाद में अलग से बीएड नहीं करवाएगी। क्या करेंगे? 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम रखेगी और इसके अलावा जो आप अलग बीएड करते हो ये सिस्टम उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने वर्तमान बीएड कर रखी है उनकी बीएड खारिज हो जाएगी या एसटीसी खारिज हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं है। बस यही है कि उसके बाद लोग अलग से बीएड और बीएसटीसी नहीं कर पाएंगे। बस एक ही तरीका रहेगा कि अगर आप लोग बीएड करना चाहते हो तो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स ले लो, जिसमें बीएससी प्लस बीएड या बीए प्लस बीएड या बीकॉम प्लस बीएड हो जाएगा। आप लोग जो अभी बीएड करके बैठे हैं इनकी योग्यता कभी भी समाप्त नहीं होनी है। जब तक आप ओवर एज नहीं हो जाते तब तक आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी डिग्री आप हर भर्ती में काम में ले सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो आप अपने मन से यह डर जो है उसको दूर कर दो। उसके बाद अगली बात,
क्या बोला है यहाँ पे, शिक्षा में डिजिटल विभाजन को पाटने में सहायता प्राप्त करने के लिए शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि जो शिक्षक है वो भी डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने में बहुत अच्छे से मदद कर सके। और उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात, शिक्षकों की जो नियुक्ति है उसके अंदर पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जाएगा। और ये जो सबसे बड़ी बात है, समय समय पर शिक्षकों के कार्य प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा और आप जैसा परफॉर्म करोगे उसी के अनुसार आपकी पदोन्नति, यानी अब ऐसे शिक्षक जो शिक्षक बनने के बाद में अपने जो उद्देश्य है, अपने कर्तव्य भूल जाते हैं, उनके लिए बड़ी समस्या का काम है। आप लोगों को छात्रों पर, स्टूडेंट पर अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आपका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट्स को कितना समझ में आ रहा है, उनका क्या रिजल्ट रह रहा है, वो कितने संतुष्ट है, इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका प्रमोशन किया जाए या नहीं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद अपन बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 2022 तक शिक्षकों के लिए एक राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक जो है वो निर्धारित कर देगा। यानी कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किए जाएंगे शिक्षकों के लिए कि उनको इस स्टैंडर्ड के शिक्षक हमको चाहिए, जिससे एक अच्छे स्तर के शिक्षक मिले। एक अच्छे स्तर के जो है शिक्षक प्राप्त करने के लिए कुछ मानक निर्धारित कर लिए जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्कूली शिक्षा जो है उसमें क्या फेरबदल आने वाला है, इसको भी आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। अभी जो हमारे पास सिस्टम चलता था वो चलता था 10+2। 10+2 जो सिस्टम चलता था उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। क्या बदलाव आए मैं वो भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब जो सिस्टम रहेगा भाइयों वो 10+2 नहीं रहेगा, वो रहेगा 5+3+3+4। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 5+3+3+4 वाला सिस्टम। इसके अंदर क्या होगा, इस सिस्टम के अंदर ये रहेगा कि सबसे पहले ये शुरुआत के जो 5 साल है, जब बच्चा जो है उसकी आयु 3 से 8 साल के बीच में होगी, 3 से 8 साल के बीच में होगी, तो यह काल कहलाएंगे, शुरुआत के 5 साल कहलाएंगे पूर्व प्राथमिक। और इस पूर्व प्राथमिक के अंदर वो क्या करेगा, इसके अंदर वो पहली व दूसरी कक्षा भी शामिल होगी और साथ में जो है उसका पूर्व प्राथमिक जो हिस्सा है वो भी शामिल होगा। तो देखो यहाँ पे पहली, दूसरी और पूर्व प्राथमिक, ये दोनों। पूर्व प्राथमिक मतलब जिसको अपन बोलते हैं नर्सरी और केजी और ये जो कक्षाएं हैं, या फिर उनको आंगनवाड़ी के अंदर रखा जाएगा, तो इस प्रकार का सिस्टम रहेगा। पूर्व प्राथमिक के अंदर क्या रहेगा, 3 साल से 8 साल के अंदर जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फिर उसके बाद पहली क्लास और दूसरी क्लास, इस प्रकार शुरुआत के जो 5 साल है वो निर्धारित किए जाएंगे। ये कहलाएगा इसका मूलभूत चरण। उसके बाद आगे है प्रारंभिक चरण। प्रारंभिक चरण क्या होगा, जो अगले 3 साल है, जब बच्चा 8 से 11 साल का हो जाएगा उसको प्रारंभिक चरण कहा जाएगा, और जो है कक्षा 3 से 5। उसके बाद है मध्य चरण। मध्य चरण या जिसको उच्च प्राथमिक भी कहा जाता है हमारी भाषा में, वो हो गया 11 से 14 साल, यानी अगले जो 3 साल होंगे, कक्षा 6 से 8। कक्षा 6 से 8 कहलाएगा उनका उच्च प्राथमिक। और उसके बाद माध्यमिक चरण जो है, माध्यमिक शिक्षा क्या कहलाएगी, कक्षा 9 से 12। जब जो बच्चा है वो 14 से 18 साल के आसपास होगा, 14 से 18 में, वो कक्षा 9 से 12 में होगा। तो इस प्रकार जो है उच्च माध्यमिक कुछ भी नहीं है, 9 से 12 एक साथ क्या कहलाएगा, माध्यमिक। 9 से 12 माध्यमिक कहलाएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि 9 से 12 के अंदर सेमेस्टर सिस्टम लाया जाएगा। सेमेस्टर सिस्टम यानी कोर्स को तोड़ दिया जाएगा, और सेमेस्टर मतलब 1 साल को 2 सेमेस्टर में तोड़ दिया जाएगा, जिसके अंदर ये पहला सेमेस्टर और ये दूसरा सेमेस्टर। इससे क्या होगा, जो छात्र है उस पर ज्यादा जो है वो किताबों का बोझ नहीं आएगा, सिलेबस 2 टुकड़ों के अंदर बंट जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो है बोर्ड की जो परीक्षा है उनके अंदर केवल 12वीं बोर्ड को ही रखा गया है, केवल 12वीं बोर्ड को ही रखा गया है। 10वीं जो है उसको बोर्ड परीक्षा के रूप में नहीं निर्धारित किया जाएगा, तथा छात्रों को एक और मौका भी दिया जाएगा कि वो अपने नंबर में सुधार कर सके, है ना। दूसरी बार सुधार का मौका भी दिया जाएगा। 1 मिनट। तो ये अपन ने बात की जो हमारे पास जो सिस्टम था 5+3+3+4, जिसमें शुरुआत के 5 साल, जिसमें हमारे पास ना पूर्व प्राथमिक हिस्सा कहलाएगा, जिसके अंदर जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, उसके बाद में
क्लास 1 और क्लास 2, उसके बाद हो जाएगा प्रारंभिक चरण कक्षा 3 से 5, फिर हो जाएगा हमारे पास उच्च प्राथमिक में हो जाएगा हमारे पास 6 से 8, फिर हो जाएगा माध्यमिक कक्षा 9 से 12। उसके बाद जो कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके लिए, जो मैंने अभी आपको बताने की भी कोशिश की, उनको भी थोड़ा आप ध्यान से समझना। एक तो ये है कि कक्षा 6 के अंदर ही व्यावसायिक शिक्षा देने का काम किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा शामिल करने से क्या होगा, वो जो है थोड़ा सा व्यावसायिक शिक्षा की ओर आगे बढ़ेगा, तथा उसके जो है स्किल्स के अंदर डेवलपमेंट होगा, जिसके अंदर वो व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से, है ना, जल्द ही अपना खुद का व्यवसाय प्रारंभ करने के लायक बन जाएगा। और इसके लिए उसमें इंटर्नशिप की भी व्यवस्था होगी। आपको पता होगा कई सारे जो प्रोफेशनल एजुकेशन होते हैं उनमें इंटर्नशिप करवाई जाती है कि कुछ महीने के लिए, 6 महीने तक आप किसी कंपनी में जाकर काम सीख के आओ। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, जिससे जो है छात्र जो है उनमें आत्मनिर्भर बनने की क्षमता आ जाएगी। उसके बाद में छात्रों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं में भी बहुत बड़ा बदलाव है। और इसमें यह है कि भविष्य में एक तो सेमेस्टर सिस्टम रखा जाएगा और दूसरा बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र, ऑब्जेक्टिव पेपर लेने का प्रयास किया जाएगा। और छात्रों की प्रगति और मूल्यांकन के लिए एक नया प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम है परख। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है एग्जाम की दृष्टि के लिए कि छात्रों के मूल्यांकन के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र का स्थापना की जाएगी। तो ये भी जो है आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है एग्जाम के लिए कि छात्रों के मूल्यांकन के लिए किस संस्थान की स्थापना की जाएगी, परख की। उसके बाद अपन बात करते उच्च शिक्षा की। उच्च शिक्षा के अंदर महत्वपूर्ण बातें क्या है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसका मूल उद्देश्य एक तो ये है कि जो उच्चतर शिक्षण के संस्थानों के अंदर जो वर्तमान में सकल नामांकन अनुपात है वो है 26.3%। इस 26.3% से लेकर और हमको उच्च शिक्षा का जो सकल नामांकन अनुपात है इसको बढ़ाकर 50% तक करना है, ताकि 50% लोग जो है वो उच्च शिक्षा करें। और इसके लिए क्या होगा, उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी। यानी इससे हमको भी फायदा है, नई सीटें आएगी तो नई कॉलेज होगी, कई सारे रिक्रूटमेंट भी बढ़ेंगे, है ना। जो सरकारी टीचर्स की वैकेंसी भी आगे बहुत ज्यादा आने वाली, क्योंकि इतनी सारी नई सीटों का गठन होने वाला है। क्योंकि हम चाहते हैं कि अधिकांश लोग जो है वो उच्च शिक्षा की ओर आगे बढ़े। उसके बाद ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अभी एक समस्या होती थी कि अगर कोई व्यक्ति जो है जैसे वो बीए कर रहा है, फिर किसी पारिवारिक परिस्थिति के कारण वो 1 वर्ष करके और छोड़ देता है, तो अब क्या गड़बड़ होती थी कि उस व्यक्ति के लिए अब वो 3-4 साल बाद वापस पढ़ने का मन बनाए तो उसने जो 1 साल पढ़ा है वो उसके कुछ भी काम नहीं आता था और उसको फिर से नए स्तर से, नए सिरे से बीए को प्रारंभ करना पड़ता था, जो बहुत ही गलत था। लेकिन अब जो है इस समस्या का समाधान हो गया है और आगे जो नई शिक्षा नीति लागू होगी उसके तहत क्या होगा, 3 या 4 वर्ष का जो भी स्नातक कार्यक्रम है उसके अंदर व्यक्ति बीच में पाठ्यक्रम छोड़ भी सकता है और वापस बीच में शामिल भी हो सकता है। तो इसमें अगर व्यक्ति 1 वर्ष के बाद छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो भविष्य में वो जब भी चाहे सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लेगा। अगर 2 साल तक उसने पढ़ा है तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, और अगर 3 साल तक पढ़ा है तो उसको स्नातक की पूरी डिग्री मिल जाएगी, और अगर वो 4 साल तक पढ़ा है तो उसके लिए उसको शोध का प्रमाण पत्र। ध्यान रखना, सारे ग्रेजुएशन जो है उसमें यदि व्यक्ति आगे शोध करना चाहता है, जैसे बीए होगी तो वो 2 केस होंगे, 3 वर्ष की भी बीए होगी और 4 वर्ष की भी बीए होगी। अगर आप आगे शोध करना चाहते हो तब तो आप 4 वर्ष की बीए करो। इससे आपका क्या फायदा होगा, उसके बाद जब आप वापस एमए करोगे तो आपको एमए फिर 2 साल की नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ 1 वर्ष की एमए ही करनी पड़ेगी। इसी प्रकार अगर आप बीए करते हो और 3 वर्ष की बीए करते हो तो उसके लिए आप आगे शोध जब करोगे तो उसके केस में तब आपके लिए एमए 1 वर्ष की नहीं रहेगी, तब आप अगर एमए करोगे तो वो आपको 2 वर्ष के लिए करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर अपन चाहते हैं कि अपन स्टूडेंट को जो है वापस बीच में, है ना, नए सिरे से उसको शुरुआत नहीं करनी पड़े और बीच में वो कहीं भी जाकर अपना एजुकेशन वापस कंटिन्यू कर पाए। जैसे किसी ने 2 वर्ष में अपना एजुकेशन खत्म कर दिया पारिवारिक कारणों से और 5-7 साल बाद उसका मन हुआ कि अब मैं वापस 3rd ईयर में एडमिशन ले लेता हूं, तो वो आराम से ले सकेगा। और इसके लिए जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान होंगे उनके अंकों या क्रेडिटों को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा ताकि उसका रिजल्ट भी वापस बनाया जा सके। और इस डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है इसकी स्थापना की जाएगी।
एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है इसकी स्थापना की जाएगी, जिसका कार्य क्या होगा, छात्रों के अंकों को सुरक्षित रखना, है ना, और इसमें छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उनको डिग्री प्रदान की जाए। आगे बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बात कि जितने भी, एक तो भारतीय जो उच्च शिक्षा है इसके लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, और उस जो हमारे पास अलग अलग उच्च शिक्षा आयोग है उन सबको मिलाने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसमें केवल 2 शिक्षाओं को छोड़ दिया जाएगा। चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर शेष जितनी भी उच्च शिक्षाएं हैं उनके लिए केवल एक ही निकाय बनाया जाएगा, जिसका नाम रखा जाएगा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, HECI का गठन किया जाएगा, है ना। एक ही छत के नीचे जो है वो सारे हायर एजुकेशन का मैनेजमेंट किया जाएगा। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हमारे देश में बहुत बड़े बड़े संस्थान है, IIT जैसे संस्थान है और IIM जैसे संस्थान है। IIT जो है वो बहुत ही बड़े संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, ये टेक्नोलॉजी से संबंधित बहुत ही बड़ा संस्थान कहलाता है। और IIM एक ऐसे इंस्टीट्यूट से जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध से संबंधित, मैनेजमेंट से संबंधित जितने भी संस्थान है ये बहुत ही बड़े संस्थान है। और इसी स्तर पर बाकी सारे, जैसे अगर हम बोले कि आर्ट्स के लिए बड़े इंस्टीट्यूट्स क्यों नहीं है ना, MSc के लिए भी बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होने चाहिए, BSc के लिए भी इतने ही अच्छे और मानक स्तर के हायर स्टैंडर्ड के इंस्टीट्यूट के गठन के लिए क्या करेंगे, बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालयों का गठन किया जाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, MERU, मेरू की स्थापना की जाएगी, जो IIT और IIM के स्टैंडर्ड के ही होंगे, लेकिन उसमें अन्य एजुकेशन जो है आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के एजुकेशन एक बहुत ही अच्छे स्तर से प्रोवाइड किए जाएंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि आने वाले 15 सालों के अंदर सबसे पहला काम ये क्या करेंगे कि जो अलग अलग इंस्टीट्यूट जो है, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं, जैसे हमारे यहाँ की सरकारी कॉलेज है जो जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के अंडर में आती है अभी, तो ये जो सिस्टम है ये खत्म कर दिया जाएगा। और इसके लिए बाद में क्या किया जाएगा कि प्रत्येक महाविद्यालय वो खुद अपने स्तर पर डिग्री दे पाएगा। इससे क्या फायदा होगा, रिजल्ट टाइम पे आएगा, रिजल्ट में इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सारा प्रोसेस एकदम फास्ट हो जाएगा और मैनेजमेंट आसान हो जाएगा, क्योंकि नहीं तो एक ही यूनिवर्सिटी को पूरे राजस्थान का मैनेजमेंट करना पड़ता है। इसलिए फिर क्या किया जाएगा, महाविद्यालय को, कॉलेज को खुद को अनुमति दे दी जाएगी कि आप डायरेक्ट अपने नाम पे डिग्री दे दो और आप अपने स्तर पर जो है वो कॉपी चेक करके रिजल्ट दे सकते हो। तो इससे ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। और अगर कोई अलग से इंस्टीट्यूट है तो वो एक विश्वविद्यालय का ही घटक होना चाहिए। कहने का मतलब, जैसे आपने सुना होगा पैसिफिक यूनिवर्सिटी, तो पैसिफिक यूनिवर्सिटी अपने अलग अलग इंस्टीट्यूट खोल के बैठी है, कुछ मैनेजमेंट के है, तो कुछ मेडिकल फील्ड में है, तो कुछ आर्ट्स के फील्ड में है। तो इससे क्या रहता है कि वो एक ही विश्वविद्यालय अपना अलग अलग घटक खोल सकता है। इन दोनों का एक ही उद्देश्य है कि थोड़ा सा जो है हमारे पास एग्जामिनेशन सिस्टम है वो थोड़ा आसान हो जाएगा, इससे एग्जाम सिस्टम बहुत ही आसान हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात कि वर्तमान में नई शिक्षा नीति के तहत कौन से कोर्स को समाप्त कर दिया जाएगा, वो है MPhil का जो कोर्स है उसको अब समाप्त कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं भाइयों आप सब लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूं ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पारंपरिक ज्ञान को भी बढ़ावा दिया जाएगा। हमारा जो भी पारंपरिक ज्ञान है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। जो जनजातियां हैं उनसे संबंधित ज्ञान तथा हमारे देश से संबंधित, देश के विभिन्न हिस्सों से संबंधित देशज ज्ञान और भारतीय पद्धतियां जो है उनको बढ़ावा दिया जाएगा, है ना, पाठ्यक्रम में। यानी जैसे अगर अपन बात करें कि हमारा जो भी भारतीय शिक्षा प्रणाली है, जो भारतीय ज्ञान है, जो भी अलग अलग ग्रंथ है या जिसके बारे में अपन बात कर सके उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा। और जनजातियों से संबंधित सारी जानकारी जो है वो ज्ञान के रूप में दी जाएगी। और इसके साथ साथ में एक और इम्पोर्टेंट बात, समान और समावेशी शिक्षा। समान शिक्षा यानी सबको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां के लोग आर्थिक, सामाजिक या जातिगत बाधाओं के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, तो उस क्षेत्र को विशेष शैक्षिक क्षेत्र घोषित करके और वहां एक्स्ट्रा बजट दिया जाएगा तथा उन व्यक्तियों पर, वहां के जो बच्चों पर शिक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा कदम है।
इसके साथ में लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को भी समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने लैंगिक समावेशी कोष का गठन किया जाएगा, जिसके माध्यम से ट्रांसजेंडर जो है वो भी अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। उसके बाद बात करते वित्तीय सहायता। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसे की वजह से जो है शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, आर्थिक गरीबी की वजह से। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ साथ अब जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग होंगे उनको भी स्कॉलरशिप दी जाएगी, उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी ताकि वो भी उच्च शिक्षा की तरफ आगे बढ़ सके। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वर्तमान जो ये नई शिक्षा नीति है इसके सामने क्या चुनौती आ सकती है। चुनौती यही है कि वर्तमान में जो है शिक्षा जो है एक समवर्ती सूची का विषय है और हर राज्य ने अपना अलग बोर्ड बना रखा है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये नई शिक्षा नीति जिसमें दुनिया भर की काम की बातें हैं ये बहुत अच्छे से पूरे देश पे लागू हो, तो सारे स्टेट बोर्ड को एक साथ आकर काम करना होगा, सभी राज्य सरकारों को अपने बोर्डों को एक साथ लाकर काम करना होगा, तभी यह शिक्षा नीति लागू हो पाएगी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को नई शिक्षा नीति बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, आपके मन में जो भी कंफ्यूजन थे वो दूर हो गए होंगे और आप जो घबरा रहे थे इस शिक्षा नीति को लेकर वो घबराहट भी कई हद तक आपकी दूर हो गई होगी, है ना। यही मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं और आपको पता भी लग गया होगा कि आपने अगर बीए और बीएड कर रखा है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने जो बीएड कर रखी है वो आपकी बीएड और आपकी बीएसटीसी तब तक वैलिड है जब तक आप ओवर एज नहीं हो जाते, इसलिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। जब तक आप ओवर एज नहीं हो जाते तब तक आपकी बीएड और बीएसटीसी को कोई भी खारिज नहीं कर सकता, इसलिए बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और ये जो सारी शिक्षा नीति है ये इसको लागू होने में बहुत समय लगेगा, 2030 तक लागू होगी और मुख्य रूप से ये उन स्टूडेंट को प्रभावित करेंगे जो अभी 7वीं 8वीं के अंदर है। आपके जो भाई है छोटे, उनको ये जो सारे चेंजेस है आपके लिए नहीं है, जो अभी 7वीं 8वीं में है उनसे लागू करना शुरू किया जाएगा और जब वो लोग कॉलेज एजुकेशन तक आएंगे तब उनको इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस यही काम करना है कि मैंने जो शिक्षा नीति से संबंधित इंपॉर्टेंट नोट्स आपको प्रोवाइड किए उसको आप खुद से पढ़ें, रिवाइज करें। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका मैं एक बार वापस रिविजन आपका करवा लेता हूं, जिससे आप लोग जो है उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का एग्जाम में जवाब दे पाओ। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है वो मैं आपको वापस समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। जैसे सबसे पहले तो हम लोगों को पता है कि ये शिक्षा नीति 34 साल बाद लागू हुई है। 1986 में पहली शिक्षा नीति लागू हुई थी, 2020 में दूसरी लागू हुई। और इसके जो है प्रमुख कौन है, किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की। तो ये एक काम की बात थी। उसके बाद में इस स्लाइड के अंदर भी दो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक तो जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा और दूसरा मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। और उसके बाद में डिजिटल शिक्षा के लिए NETF मंच का गठन किया जाएगा, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का गठन होगा। यहां पे महत्वपूर्ण बात सिर्फ एक ही थी कि 2030 तक 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए डिग्री प्रोग्राम ही बचेगा, अलग से बीएड करवानी जो है वो गवर्नमेंट बंद कर देगी। उसके बाद नई शिक्षा प्रणाली का जो सिस्टम है वो अब कैसा रहेगा, 10+2 नहीं रहकर रहेगा 5+3+3+2। शुरुआत के 5 साल कौन से होंगे, जिसमें होगा हमारे पास पूर्व प्राथमिक यानी नर्सरी, LKG, UKG प्लस पहली और दूसरी, ये 5 साल। उसके बाद अगले 3 साल हो जाएंगे 3 से 5, अगले 3 साल हो जाएंगे कक्षा 6 से 8 और फिर अंतिम जो 4 साल है वो रहेंगे कक्षा 9 से 12, जो कहलाएगा माध्यमिक स्तर। ये उच्च प्राथमिक, ये प्राथमिक और ये पूर्व प्राथमिक। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि छात्रों के आकलन के लिए, मूल्यांकन के लिए कौन से प्लेटफॉर्म की या कौन से संस्थान की गठन किया जाएगा, परख का जो राष्ट्रीय आकलन केंद्र होगा जो छात्रों के मूल्यांकन का काम करेगा। और कक्षा 10वीं 12वीं जो है इनमें सेमेस्टर जो है, सेमेस्टर की व्यवस्था कर दी जाएगी। सारे कक्षा 9 से 12 जो है वो सेमेस्टर के फॉर्म में चलेंगे। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से वो यही है कि वर्ष 2018 में
जो उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन, कितना नामांकन होता था, 26.3% लोग ही नामांकन करते थे उच्च शिक्षा के लिए, लेकिन अब वो नामांकन बढ़ाकर 50% तक लेके जाना है। 50% लक्ष्य रखा गया है कि 50% तक नामांकन को करना है, और इसके लिए 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, जब चाहो तो बीच में आप पढ़ाई छोड़ भी सकते हो और बीच में वापस ज्वाइन भी कर सकते हो। 1 साल में छोड़ देते तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल के बाद डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल के बाद डिग्री मिलेगी, 4 साल के बाद शोध के साथ स्नातक मिल जाएगा, और उसके बाद में सबके क्रेडिट्स जो उनको सुरक्षित रखा जाएगा। इसलिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का गठन किया जाएगा, जो सारे छात्रों के नंबर या मार्क्स को सुरक्षित रखेगा, सेव करके रखेगा, ताकि भविष्य में उनको डिग्री प्रदान करने में कोई समस्या नहीं आए। उसके बाद महत्वपूर्ण बात कि केवल चिकित्सा और कानून शिक्षा को छोड़कर बाकी सबके लिए एक ही एकल निकाय का गठन किया जाएगा, और उस एकल निकाय का नाम क्या होगा? भारत उच्च शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI का गठन किया जाएगा। IIT और IIM जैसे अन्य बड़े बड़े संस्थान जिनका नाम होगा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, बहु विषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय मेरू का गठन किया जाएगा, जो वैश्विक स्टैंडर्ड के होंगे। वैश्विक स्तर के संस्थानों का गठन किया जाएगा। उसके बाद बोला है 15 वर्षों की चरणबद्धता के साथ में क्या करेंगे? सारे 15 वर्षों के बाद में ये कंडीशन हो जाएगी कि अलग अलग यूनिवर्सिटियां जो है, एक ही यूनिवर्सिटी के अंडर में 100 200 कॉलेजेस आते हैं। इस वजह से यूनिवर्सिटी के प्रशासन के अंदर, प्रबंधन के अंदर बहुत सारी गड़बड़े हो जाती है। इसलिए इस सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा, तथा क्या करेंगे? महाविद्यालय को खुद डिग्री देने का अधिकार दे दिया जाएगा, या फिर एक महाविद्यालय के अंदर कुछ है ना, एक घटक होना चाहिए कॉलेज का। यानी जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, हर यूनिवर्सिटी क्या करती है? अपना एक आर्ट्स का कॉलेज खोल दिया, एक कॉमर्स का खोल दिया, एक साइंस का खोल दिया, तो समस्या नहीं होती। यूनिवर्सिटी के पास हर क्षेत्र का केवल एक एक कॉलेज ही रहता है। इसके साथ में MPhil को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया पारंपरिक ज्ञान जो है, यानी हमारी जो पुरानी परंपराएं है, भारतीय संस्कृति है, उसके ज्ञान को बढ़ावा दिया जाएगा ना। हमारी भारतीय संस्कृति और ट्रेडिशंस को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। साथ में क्या है? समान और समावेशी शिक्षा, यानी जो शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए शिक्षा, उन लोगों को शिक्षा प्राप्त हो, इस पर ध्यान देने के लिए विशेष शैक्षिक क्षेत्र जो है उनको नामित किया जाएगा। और लैंगिक जो है समावेशी कोष का गठन किया जाएगा, जिससे ट्रांसजेंडर जो है और लड़कियां जो है वो भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ पाए। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, या फिर जो लोग अनुसूचित जाति SC ST या OBC के हैं, उन लोगों को क्या करेंगे? और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए EWS को भी स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। और अगर हम चाहते हैं कि यह शिक्षा नीति लागू हो, तो सभी राज्य सरकार बोर्ड को एक साथ आने की जरूरत है। तो ये मैंने फिर से आपको रिवाइज करवा ली जो नई शिक्षा नीति है, और उम्मीद करता हूँ आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको इस नोट्स की PDF चाहिए, बहुत ही रिसर्च करने के बाद में मैंने ये नोट्स बनाए हैं आपके लिए, PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर ले। उस पर मैं इस लेक्चर की PDF अपलोड कर दूंगा, है ना। आप इस वीडियो को देख ले, आज या कल में मैं उसके अंदर PDF अपलोड कर लूंगा। साथ में अभी तक जो पढ़ाया है उन चैप्टर की भी मैं PDF अपलोड करता रहूंगा, जिससे आप लोगों को जो है तकलीफ नहीं हो, आपको घर बैठे अध्ययन में सहायता हो। यही कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद दोस्तों।